उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसे सभी लोग अपने बच्चों को देना चाहते हैं। प्रयागराज में जो सबसे बड़ा गुरुकुल है वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में था। विश्व का सबसे पहला गुरुकुल यहाँ पर था और इससे पूरे देश के यानी विदेश के लोग भी आते थे शिक्षा ग्रहण कराने अपने बच्चों के लिए। भरद्वाज मुनि ने ऐसा गुरुकुल बनाया और सभी को शिक्षित किया। इस शिक्षा की जो अलग जगी है वो अभी तक जारी है। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, यानी आगे जाए और देश के निर्माण में अपने को खपाए, अपनी चीजें दिखाए, अपने युग को दिखाए, आगे बढ़ाए। हमारे साथ डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी हैं जो लगातार नीट की तैयारी करा रहे हैं। इस परीक्षा को पहले सीपीएमटी कहा जाता था। हम पहले सीपीएमटी से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। किस तरह से सीपीएमटी की परीक्षा होती थी, अब उसका नाम बदल दिया गया, स्वरूप बदल दिया गया, क्या चीजें हैं? बेसिकली सीपीएमटी यूपी स्टेट का एग्जाम था। पहले क्या होता, हर स्टेट अलग अलग एग्जाम करता था और एक ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम होता था, उसका नाम एआईपीएमटी था। फिर एम्स की परीक्षा अलग होती थी। एक ही बच्चा 4-5 एग्जाम देता था, बीएचयू एंट्रेंस का एग्जाम, एम्स का एग्जाम, एआईपीएमटी का एग्जाम। सबकी तैयारी करने का तरीका, सिलेबस अलग था। फिर गवर्नमेंट ने ऐसा करा कि पूरे देश में एक ही एग्जाम होगा और उसी से सारे जितने इंडिया के मेडिकल कॉलेज हैं उन भर सीटें भरी जाएंगी। तो उस एग्जाम का नाम नीट कर दिया गया। तो नीट 2025 का एग्जाम हुआ है और आज हम लोग उस पर चर्चा करने के लिए यहाँ बातचीत करेंगे। तो ये सीपीएमटी को नीट में कब कन्वर्ट किया गया, कितने वर्ष हुए? नहीं, सीपीएमटी नीट में नहीं कन्वर्ट हुआ, एआईपीएमटी नीट में कन्वर्ट हुआ। सीपीएमटी होना बंद हो गया, मतलब स्टेट लेवल एग्जाम होना बंद हो गया पिछले 7 सालों से। तो क्या अब जो जितने भी कॉलेजेस हैं सब क्या सेंट्रली गवर्न होते हैं, अब स्टेट से गवर्न नहीं होते? नहीं, कॉलेजेस अभी भी अलग अलग गवर्न होते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत चाहे बोर्ड आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसी बोर्ड हो, सिलेबस सबका एक कर दिया गया है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को ही सबके लिए कॉमन बना दिया गया। अलग बात है कि स्कूल्स रेफरेंस बुक अलग अलग यूज करते हैं तो बच्चों को अलग दिखता है कि हमारे बोर्ड में अलग है, उनके बोर्ड में अलग है। बट जो पाठ्यक्रम बनाया गया सबके लिए कॉमन बनाया गया कि एनसीईआरटी फॉलो करना है। और इसीलिए नीट की परीक्षा एक एनटीए नाम की एजेंसी है जो ऑर्गेनाइज कराती है और उसमें वो हमेशा एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करती है। और वो सिलेबस चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो, किसी भी स्टेट बोर्ड का बच्चा हो, या फिर वो ऑल इंडिया लेवल में बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा हो या फिर आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहा हो, किसी बोर्ड से पढ़ रहा हो, सबके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। तो अगर हम पास करते हैं, जैसे मैंने परीक्षा दी, मैंने पास कर लिया, कितने भी नंबर आए, तो मुझे कॉलेज कैसे मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या होगा मेरा? देखिए, कॉलेज इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी रैंक कौन सी है। जैसे आपका मार्क्स के हिसाब से रैंक बन गया और इसके बाद कॉलेज की लिस्टिंग है। मतलब जैसे कोई बच्चा रैंक 1 पे है तो चाहता है कि हम एम्स दिल्ली ले लें, लेकिन कोई बच्चे को लगता है नहीं मुझे एम्स दिल्ली नहीं लेना है, मैं अपने स्टेट का ही बेस्ट कॉलेज ले लूंगा, जीपी का बेस्ट कॉलेज केजीएमसी है। लेकिन ऑब्वियस है कि कोई बच्चा एम्स दिल्ली लेना प्रेफर करेगा, उसकी एक अलग रिकॉग्निशन है, वहाँ ज़्यादा अच्छा सीखने को मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी नहीं, हमारे कहने से क्या हमको कॉलेज मिल जाएगा? हाँ, रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। तो रैंक होती है ना, रैंक के ऊपर, लेकिन नीचे का कॉलेज तो मिल जाएगा ना। आपकी रैंक ऊपर की है, आप नीचे का ले सकते हैं। आपकी रैंक नीचे की है तो ऊपर का ले सकते हैं। ये चीजें बच्चों को समझना होगा कि कौन सा कॉलेज हमको चाहिए, उस हिसाब से भी वो तैयारी करें, उस हिसाब से भी तैयारी। तो नीट कितने वर्षों से आयोजित हो रहा है? पिछले 7-8 सालों से। 8 सालों से हो रहा है। तो पिछले साल की जो परीक्षा थी वो कैसी थी? देखिए, अभी जो नीट का पेपर का जो पैटर्न था वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होते जा रहा है। मतलब मैं 20 साल से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता था कि अब अस्तर ऐसा हो जा रहा है कि जो बच्चा बोर्ड लेवल पर तैयार कर ले वो नीट क्वालिफाई कर सकता है। बच्चा स्टूडियस होना चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता था। बहुत इंटेलिजेंसी की जरूरत नहीं है, हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ाओ, सरफेस पढ़ाओ, सिलेबस पूरा तैयार हो, फॉर्मूला अच्छे से उसको आता हो तो कर लेगा। लेकिन आज जो नीट का एग्जाम हुआ, एक बहुत पुराना 7-8 साल पहले जो नीट हुई थी उसको उन्होंने, मतलब जब शुरुआत हुई थी, हाँ, तो शुरुआत में उन्होंने कड़ाई की थी, फिर धीरे धीरे हल्का किया उस एग्जाम को, फिर से फिर कड़ा कर दिया। पिछले सालों में कई सालों में ऐसा हुआ, पेपर लीक होना, ये सब होता रहा। इस बार बहुत स्ट्रिक्ट रहे वो। स्ट्रिक्ट का मतलब कि सेंटर्स पे भी इवन कार की कील तक निकलवा दिया बच्चों का। कई सारे न्यूज चैनल पे आ रहा था
कि नाक की कील निकाल ली, कान के वो Tufts निकाल लिए, बच्चों के लड़कियों के। कलाई के धागे निकाल लिए कि नहीं अब नहीं मांग के जाना है, मतलब हर चीज निकाल के मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट रहे इस बात, मतलब कुछ भी नहीं तो क्या लेके इसे आप अच्छा मानते हैं? अच्छा और बुरा इस पर हम नहीं, जो प्रशासन ने जो तय किया है, आज तो विशेष तौर पर हम लोग चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि नीट 2025 का पेपर कैसा था, और इसको दो नजरिए से देख सकते हैं। एक वो जो पेपर दे के आया है, और एक बच्चा वो जो अगली साल तैयारी करने जा रहा है, और वो आज के पेपर को देख के डिसाइड करेगा कि मुझे किस लेवल पे जाना है। तो हमारे चर्चा नहीं, हम जो बच्चे भी करेंगे तो शिक्षक भी तो करेंगे कि उनको कैसे तैयार करवाएंगे, क्योंकि भैया जब अगर इंजन सही से चलेगा तभी तो डिब्बे अच्छे से आएंगे। बिल्कुल आप ही को तो कराना है पूरी चीजें। तो पहले हम लोग आज की परीक्षा की बात करते हैं। जैसे पेपर बनते हैं 45 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में होता है, और कुल 180 क्वेश्चन थे, 3 घंटे में सॉल्व करना था। पिछले सालों में क्या था कि 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते थे, जैसे 50 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में, तो 50 में कोई 45 करो, ऑप्शनल था। 50 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। हाँ छोड़ सकते थे, अगर 50 में नहीं कर दिया तो नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं है, नंबर 45 नहीं मिलेंगे। तो ऊपर से वो चेक करेंगे, नीचे वाला छोड़ देंगे। वो जो बेस्ट 45 को चेक करेंगे, कहीं से भी आप 45 उनको चाहिए, 45 चेक कर लिया, इसके बाद आपका गलत सही जो होता है उसको मतलब नहीं। लेकिन इस बार उन्होंने 45, पहले ऐसे ही था, इस बार उन्होंने 45 के 45 ही क्वेश्चन दिए, कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं दिए। बच्चों की आदत पड़ी थी कि 4-5 क्वेश्चन छोड़ के चलना है, थोड़ा हमको लगा कि एक भी क्वेश्चन छूट रहा था तो बच्चे प्रेशर में आ रहे थे। माइनस मार्किंग भी तो होगी, नेगेटिव मार्किंग होती है, हाँ, पॉजिटिव मार्किंग +4, नेगेटिव मार्किंग -1, ऐसा रहता है। आज एक बात ये हुई, जब एग्जामिनेशन खत्म हुआ 5 बजे, तो बहुत सारे बच्चों से मिला, ऐसे विद्यार्थी जो हमसे पढ़े थे उनसे भी, और ऐसे विद्यार्थियों से मिला जो आमतौर पे अपने आप से तैयारी की, किसी अदर कोचिंग वगैरह में या खुद से पढ़ाई किया। तो आज जो खास बात देखने को मेरे को मिला कि बच्चों ने बोला कि सर बहुत मैं स्ट्रेस में आ गया। क्यों स्ट्रेस में आ गया? फिजिक्स नीट वाले बच्चों की आमतौर पर बहुत वीक होती है, क्योंकि मैथमेटिक्स उसमें ज़्यादा यूज होता है, और मैथ्स इनका छूट जाता है, तो मैथ्स ज़्यादा अप्रोच भी नहीं करना चाहते हैं। फिजिक्स का एक सेक्शन है मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स, डिफिकल्टी रहती है उसमें सीखने में, उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, और ये क्लास 11 का सिलेबस होता है। ज़्यादातर बच्चा जो 12th के साथ नीट दे रहा होता है उसको 12th का सिलेबस तो याद होता है, 11th का सिलेबस एक साल पहले पढ़ा होता है, 11th के टाइम उतना सीरियस भी नहीं रहता है, क्योंकि 10th के बाद 11th में गया है, और उसके क्वेश्चन ज़्यादा है, वो उस मतलब बहुत ही डोमिनेटिंग क्वेश्चन थे उसके, तो बच्चों को प्रेशर बन गया, क्योंकि चीज़ें आने रही थी। तो उस घबराहट में बच्चों ने केमिस्ट्री भी थोड़ी खराब करी, जबकि केमिस्ट्री का पेपर मॉडरेट था, फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट था, लेकिन केमिस्ट्री मॉडरेट था। अब तक क्या होता था कि एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चन आते थे, हम लोग बच्चों को जब पढ़ाते थे तो लगता था कि अब कुछ फर्क ही नहीं रह गया, कोई हम लोग जैसे एक्सपीरियंस टीचर, नए टीचर, कोई भी पढ़ा रहा है वैसे ही पेपर आ जा रहा है। लेकिन इस बार के पेपर के बाद लगा कि अगर किसी टीचर का एक्सपर्टीज है, सब्जेक्ट में नॉलेज है, तो वो अपने बच्चों से अच्छा करवाएगा एग्जाम में, क्योंकि उसके बच्चे बहुत अच्छे लेवल पर सीखते जाएं। फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बच्चों ने अपने पहले कभी सॉल्व नहीं किए थे, नया मन था उसमें, खूब ग्राफिकल अप्रोच था, खूब अच्छे लेंदी कैलकुलेशन थे, और लेंदी कैलकुलेशन जब हो जाते हैं तो नीट वालों के हाथ पांव कांपने लगते हैं। इस वजह से आज बच्चों को बहुत घबराहट थी। केमिस्ट्री में वो पोर्शन जो हम लोग अपने टाइम जब तैयारी करते थे उसको प्रिपेयर करने के लिए स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर ढूंढा करते थे, ऑर्गेनिक कौन बढ़िया पढ़ाता है। तो इस बार उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बहुत अच्छे रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए वो मिथ टूटा कि एनसीईआरटी पढ़ लो नीट निकाल लो, एनसीईआरटी पढ़ लो नीट निकाल लो। हर जगह कोचिंग में एनसीईआरटी की लाइन रटवाई जाती थी, एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी कराएंगे, और हम लोग हमेशा बोलते बच्चों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, वो अप्रोच पेपर में आया, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल, बहुत लॉजिकल, बहुत अच्छा पेपर रहा। और एक बच्चे तो बता रहे हैं टफ पेपर रहा, बहुत दिक्कत होता है, इजी रहा नहीं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जैसे अच्छा पेपर कहने का मतलब ये नहीं होता है कि इजी है, अच्छा मतलब कि क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पूछा है। हमारी मतलब उसको देखने की निगाह हमारी अलग है, हमारा नजरिया अलग है। हम ये चाहते हैं कि अच्छे क्वेश्चंस बने जो आपको आपके दिमाग को चेक करें, और आप अच्छे दिमाग के हैं तो आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि जिस काम को आप करने जा रहे हैं उसके लिए एंट्रेंस हो रहा है, आपके लिए एकेडमिक के लिए कोई परीक्षा नहीं हो रही है। अब अगर क्वेश्चन लॉजिकल है, क्वेश्चन करने में बच्चों को दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो हम लोग उसको अच्छा क्वेश्चन बोलते हैं। हो सकता है किसी बच्चे को इसका ना कर पाया हो, उसको डिफिकल्ट लग गया हो, और बहुत सारे बच्चों ने बोला कि डिफिकल्ट है, बस इसी वजह से ये क्वेश्चन बहुत लॉजिकल थे, रटने वाले क्वेश्चन नहीं थे। और एक परंपरा है, आपको बहुत दिनों से एजुकेशन फील्ड में आप जानते हैं कि आईटी की तैयारी करनी है तो तेज होना चाहिए, नीट की तैयारी करनी रट लेगा तो निकाल लेगा। तो उस ट्रेडिशन को, उस मिथ को तोड़ा है आज के एग्जाम। रट्टू वाला हिसाब खत्म हो गया। जैसे भी 3 इडियट पिक्चर आई थी उसमें आपने देखा होगा, एक बच्चा 24 घंटे रटता था और दूसरे बच्चों के
वो भेज देता था, बुक भेज देता था गंदी किताबों की। हाँ। देखा होगा आपने 3 इडियट में। हाँ। मुझे लग रहा है वो वाला मिथ अब टूट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, नीट के एग्जाम को लेकर बड़ी अनसर्टेनिटी है। लास्ट ईयर मैं आपको बताऊं कि 600 नंबर तक बच्चा अगर तैयारी करता था नीट में, 600 नंबर आ गया तो बड़ा हैप्पी रहता था, मेरे को मिल जाएगा एडमिशन। 610 620 पे सबको मिल जाता था। लास्ट ईयर 650 के ऊपर मिला। 720 में 650 मार्क्स लाना बहुत चैलेंजिंग है। मतलब कितना अपने आप को कंसंट्रेट रखे। तो लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने नीट की तैयारी सोचा कि करना बहुत मेरे लिए मुश्किल है। पहले क्या था कि जो कमजोर बच्चे वो रट लेंगे, कर लेंगे। इस बार पेपर टफ आया। अब क्या है कि कट ऑफ नीचे जाएगा। 650 नंबर आपको क्वालीफाई करने के लिए नहीं चाहिए होता। अब 600 से नीचे हो सकता है, 590 को भी मिल जाए। हालांकि बच्चे सब आजकल टारगेट बड़ा कर लिए। जब किसी बच्चे ने 610 नंबर लाया तो उसका 20,000 रैंक था। 640 नंबर लाया उसके 28,000 रैंक हो गई। क्यों? क्योंकि मेरे बड़ा तो अभी क्या था कि बच्चों ने टारगेट बड़ा सेट कर लिया था, तो इसलिए बहुत कट ऑफ नीचे तो नहीं जाएगा। लेकिन ये है कि लास्ट ईयर की तुलना में कट ऑफ तो नीचे जाएगा, बिकॉज पेपर टफ केवल फिजिक्स का था, बट केमिस्ट्री भी खूब गड़बड़ हुई लोगों से। ऑर्गेनिक, अच्छा अभी केमिस्ट्री में तो 11th और 12th दोनों के सिलेबस को पूछा है। फिजिक्स में तो 11th को बहुत ज्यादा उसने डोमिनेट रखा है। बायोलॉजी का पेपर इजी टू मॉडरेट था, बहुत डिफिकल्ट था ही नहीं, इजी टू मॉडरेट था। बायोलॉजी 50% है। एक अच्छी बात यह है कि पूरे पेपर में 45 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, 45 केमिस्ट्री के हैं और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन। तो बच्चे तो आधा स्कोर तो बायोलॉजी से कर जाते हैं। तो आमतौर पे हर बच्चे का 300 से लेके 400 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। 400 से 500 में बच्चे कम हो जाए, 500 से 600 में और कम हो जाए, और 600 700 पाने वाले बच्चे तो बहुत अच्छे रैंक कर सकते। तो ये अच्छा रहा कि लोगों को अब अच्छे कॉन्सेप्चुअल चीजों को पढ़ने में उनका ध्यान रहेगा, और टीचर्स भी थोड़ा दूध का दूध पानी का पानी समझ में आएगा कि भाई ये टीचर्स पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस से पढ़ना चाहिए, एक्सपर्ट से पढ़ना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है। हम टीचर के बड़ा फेवर में है ये सब। अच्छा, बच्चे अब आगे क्या करें? आज की परीक्षा तो हो गई, कुछ का अच्छा हुआ, कुछ का खराब हुआ, तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, एग्जाम ये कभी तय नहीं करती कि आपके अंदर पोटेंशियल कितना है। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा नीट एग्जाम नहीं निकाल पाए, फिर जाके बीए किया, और फिर आईएएस के एग्जाम में भी आपने आईएएस का रिजल्ट आया देखा था, आईएएस क्वालिफाई किया। अगर अभी आप असफल हो रहे हैं तो जिंदगी किसी आपको हो सकता है उससे बहुत बड़ी सफलता देने। अपने शहर में देख लीजिए, शहर के बहुत सारे टॉप ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने कोई बहुत अच्छे एकेडमिशियन नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को काम करते करते अच्छी टीम बनाते। तो जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए कोई पर्टिकुलर एग्जाम हम क्वालिफाई कर जाए ये जरूरी नहीं है। आपको नीट निकालना है तो आपको समझना पड़ेगा कि नीट निकालने में जो आपको डिफिकल्टी आई थी उसको कैसे रूल आउट करें, उस पर कैसे काम करें, और फिर से आपको अगली साल देना है। नीट में तो अटेम्प्ट ही नहीं होता। एक जन तो 60 ईयर के एज में नीट निकाले थे, और उन्होंने अपनी बेटी के साथ बेटी भी निकाली। ये पूरी किस्सा हुआ डॉक्टर साहब ने। तो इसलिए इसमें कुछ हारने और जीतने जैसा हाँ, ये जरूर है कि हर एग्जाम आपको सबक देता है। आप एक टाइट होकर मत पढ़िए, किसी ने कह दिया ऐसा आता है तो वही पढ़ने लगिए। कॉन्सेप्चुअली अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सब कर ले जाएंगे, सारे एग्जाम निकाल जाएंगे। और हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो अगर आप हार रहे हैं तो आप जीतेंगे जरूर। सर ने भी ये बात कही है। सर बहुत एक्सपर्ट है, 20 साल से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और इनके बच्चे कई तो हॉस्पिटल में नौकरी भी करते हैं, इनसे मिलते हैं तो वो पहचान भी नहीं पाते कि बच्चे हैं। तो कई पैर छूते हैं आगे आपको। मेरे हॉस्पिटल में अरे वाह, क्या बात है। कई सारे लोग तो मेरे हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। नॉर्थ इंडिया के तो मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर में हर कॉलेज में आपको हमारे विद्यार्थी मिले। क्या बात है। क्योंकि बड़ी खेप निकली है बच्चों की, और यही हमारी अचीवमेंट है, यही मेरी पहचान है, और यही मेरे लिए जीवन का सब कुछ प्राइड है। पूरा जीवन आपने लगा दिया शिक्षित करने में, डॉक्टर बनाने में। देखिए, ये जो एक्चुअली पढ़ाना मेरे लिए कभी एक सर्वाइवल नहीं रहा कि मैं सर्वाइवल के लिए, फैमिली को चलाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। ये हमेशा मेरे लिए पैशन रहा है। और लोग बोलते हैं कि जब जो आपका पैशन ही प्रोफेशन बन जाए तो आप बहुत अच्छा कर ले जाते हैं। और इसीलिए इस शहर के अंदर हमने 2-3 सालों के बाद ही, मतलब एक शहर में हमने एक मुकाम हासिल किया, और मतलब जो बच्चे मेरे साथ मेरे शरण में आते थे उनको सिलेक्शन दिया, मतलब सिलेक्शन होगा बेटा, कराएंगे तुम्हारे। पेरेंट्स एक परिवार के 3-3 बच्चे, 4-4 बच्चे, बड़ी बेटी का हो, दूसरी बेटी का हो, तीसरी बेटी का हो, इसलिए चलता रहा क्योंकि हमारा पैशन था, उसके अकॉर्डिंगली हम ये काम करते। और आपसे भी बोलेंगे कि पैशन बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना जुनून के एग्जाम नहीं निकलता। एकेडमिकली आप अच्छा कर सकते हो, 10वीं क्लास मेहनत करोगे, 11वीं में चले जाओगे,
11वीं मेहनत करोगे 12वीं में चले जाओगे, लेकिन नीट और आईआईटी जैसे एग्जाम क्वालिफाई करना है तो बहुत पैशनेट होकर के, बहुत ही प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, अच्छा टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको काम करना पड़ेगा। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। तैयारी शुरू करने के पहले सब कुछ समझना होगा। एग्जाम खत्म होने के बाद किसी भी तरह का डिप्रेशन, डिमोटिवेशन नहीं आना चाहिए। आज बहुत सारे बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा, उनको लग रहा होगा मेरे हाथ से जिंदगी ही चली गई, अच्छा नहीं हुआ, उनके मन में बहुत सारे नकारात्मक सवाल आते होंगे। आप सभी को मैं हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एग्जाम का खराब होना ये तय नहीं करता। अपने हौसले को बढ़ाइए, अगली बार हो सकता है बहुत अच्छे कॉलेज में आप जाएंगे। एक मेरा विद्यार्थी नीट की तैयारी कर रहा था, उसका कम मार्क्स आया, सिलेक्शन हो गया, कम मार्क्स आया, उसको बीडीएस में गया था। तो उसने कहा सर 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम बीडीएस ले लेते हैं क्योंकि अब हमको लग रहा है नहीं होगा मेरा और शायद मैं उतना कर ही नहीं पा रहा। तो हमने कहा 1 साल और दे दो तो हो सकता है कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर पोटेंशियल दिखता है, फिजिक्स तुम्हारी कमजोर है, उस पर थोड़ा काम करते हैं। उसने मेहनत करी, अगली साल वो एमबीबीएस किया, यूपी के टॉप कॉलेज केजीएमसी से पढ़ा। अब देखिए 1 साल में अगर 1 साल पहले वो नेगेटिवली जान के बीडीएस कर रहा होता तो पूरे साल वो 4 साल 5 साल जब पढ़ता तो उसके मन में कुंठा होती। उन छात्रों को देख के जो एमबीबीएस उसी कॉलेज से कर रहा है, बार-बार फ्रस्ट्रेट होता है। 1 साल उसने थोड़ा अपने अंदर पेशेंस रखा और किया तो आज वो उस कॉलेज में है जो सोच भी नहीं सकता, तो उससे बेहतर कॉलेज में गया। तो कभी भी छात्रों को आने वाले रिजल्ट को लेकर के किसी इंस्टेंटेनियस जो भी परिस्थितियां आती हैं उसको लेकर घबराना नहीं चाहिए। और पेरेंट्स को इस समय हमेशा कोसने की जरूरत नहीं कि तुमने कहा था अच्छी तैयारी हो गई, खराब हो गया। बच्चों को साथ देना है, उनके साथ बैठ के बात करनी है, उनके साथ डिनर करना है, उनको मोटिवेट कराना है। और आपसे नहीं हो पाता है तो हम जैसे टीचर्स हैं उनके पास लेके आइए, उनको मोटिवेट करेंगे कि आगे का रास्ता दिखाएं। और आपके चैनल के माध्यम से मुझे बच्चों तक ये बात, ये प्रेरणा पहुंचाने को अवसर मिला, मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा, समर्पण और शिक्षा, इन तीनों चीजों को अगर आप गांठ बांध लेते हैं तो डॉक्टर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता और अच्छे कॉलेज आपको मिलेंगे। डॉक्टर अमित त्रिपाठी ने आपको बहुत सी चीजें बताई, इसको अपने अंदर आत्मसात कीजिए और तैयारियों को और गति दीजिए। हौसलों की उड़ान पंख से नहीं होती, पढ़ाई से होती है, इसलिए आप पढ़ाई करें। प्रतीक केसरी के साथ आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।